Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awalkheda, Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Hello students, let's start the chapter The Sehnai of Bismillah Khan. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument. मतलब एम्परर औरंगजेब ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बजाना बैन कर दिया था, यानी उसके बजाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। और वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा था? पुंगी। पुंगी आप जानते ही हैं, जो सांप वाले जो बाबा आते हैं, जो सपेरे लोग होते हैं, वो बजाया जाता है, जिसको हम बीन भी कहते हैं, तो उसी को ही हम पुंगी भी कहते हैं। तो पुंगी बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था अपने रॉयल रेजिडेंस में, यानी अपने शाही दरबार में। और किस लिए? क्योंकि उनका सोचना था कि इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, कि इसमें इसका जो साउंड होता है वो बड़ा ही श्रिल माने तेज, और अनप्लीजेंट का मतलब बहुत ही कर्कश, यानी कानों को बुरा लगने वाला साउंड होता है, ऐसा उनका मानना था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। और ये जो पुंगी है वो क्या बन गया? एक जेनरिक नेम, यानी एक कॉमन नाम बन गया। किसके लिए? जो रीडेड नॉइज मेकर होते थे, यानी रीडेड का मतलब क्या होता है? जो विंड इंस्ट्रूमेंट होता है, विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट, क्लैरिनेट एटसेट्रा। इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें हम हवा मार के और उनमें साउंड क्रिएट करते हैं। तो ऐसे रीड का मतलब होता है कोई जैसे ईख, या जिसको हम आपके गांव में भी देखा होगा ना, जिससे जो शेड बनते हैं, जो छप्पर वगैरह जो होते हैं वो बनते हैं, उसको हम सरकंडा भी कहते हैं, तो उसको कहते हैं। या फिर जो ईख होती है जिसको हम गन्ना भी कहते हैं, उसका जैसे ईख जैसा, गन्ने जैसा जो अंदर से खोखला हो जाए, है ना, जैसे हम बांस भी कह सकते हैं, बांस होता है वो अंदर से खोखला हो जाता है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ जो अंदर से खोखली हो जाए, तो अक्सर ऐसी चीज़ों से वो पुंगी बनाई जाती थी। और ये पुंगी क्या हो गया? फिर कॉमन नेम हो गया। ऐसा जो नॉइज मेकर्स थे, इस तरह का जो शोर करने वाले थे, उन लोगों से ही पुंगी कह दिया जाता था। अब बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, कुछ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे जो म्यूजिक अपने प्रोफेशन के लिए बजाते थे, तो उन्हीं के परिवार का एक बार्बर था। तो पुराने समय में जो बार्बर होते थे वो भी किसी एक परिवार से रिलेटेड होते थे। वो बार्बर जो भी हजामत वगैरह बनाने के लिए स्पेशली उन लोगों के घर पे जाया करते थे। वर्ड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और ये जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, इनकी जो पहुंच थी वो रॉयल पैलेस तक थी, यानी राजा के दरबार तक थी। तो डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। तो ये जो बार्बर था, इसने जो टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी है, यानी पुंगी की जो टोनल का मतलब तान वाली जो आवाज़ उसमें से निकलती है, जिसकी स्वर वाली जो क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करने का डिसाइड किया या डिसीजन लिया। ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो। उसने क्या किया? एक नेचुरल हॉलो का मतलब होता है खोखला, नेचुरल हॉलो स्टेम, यानी एक उसने ऐसा पाइप लिया जो नेचुरल हॉलो स्टेम था, यानी बनाया हुआ नहीं था, वो अपने आप ही अंदर से खाली था। दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो कि पुंगी से थोड़ा सा लॉन्गर था, लंबा था, और ब्रॉडर था, थोड़ा सा चौड़ा था। आगे अभी मैं चित्र में आपको दिखाता हूँ। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने इसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड। तो जब उसने उसे बजाया, उसके कुछ होल्स को क्लोज करते हुए और फिर ओपन करते हुए, तो क्या हुआ? एक बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड उससे प्रोड्यूस हुआ। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उसने रॉयल्टी के सामने, यानी जो राजा के दरबार में, राजा के सामने उस इंस्ट्रूमेंट को बजा करके दिखाया, और हर कोई उससे खुश हुआ। देख सकते हैं आप चित्र में, यहाँ पर एक तरफ पुंगी है, ये जो जिस तरह का हमारे सपेरे बीन वगैरह बजाते हैं वो है, और दूसरा सहनाई है। तो पुंगी ही को उसने थोड़ा सा
बदल करके शहनाई बना दिया। पुंगी में जो लंबे पाइप हैं वो छोटे से हैं, बीच में ये खोखला ले लिया, लेकिन यहाँ शहनाई में पूरा पाइप लगभग ज़्यादा है, पुंगी की चौड़ाई से थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसमें होल भी किए हुए हैं, इसमें होल नहीं थे पहले। तो द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। और ये जो इंस्ट्रूमेंट उसने बनाया नया, वो पुंगी से इतना डिफरेंट था कि इसको एक नया नेम दे दिया गया। एज द स्टोरी गोज, जैसे जैसे कहानी चलती है या चलती जाती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द सास चैम्बर, क्योंकि ये सबसे पहले शाह के चैम्बर में बजाया गया। सास का मतलब जो मुग़ल सम्राट थे, उन लोगों को जो राजा होते थे उनको शाह बोला जाता था, है ना। तो शाह लोगों को, जो राजा होते हैं उन्हीं को ही शाह बोला जाता है, उनके आगे शाह लगाया जाता है। तो शाह के चैम्बर में यानी राजा के दरबार में इसको प्ले किया गया था। एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, और ये किसके द्वारा प्ले किया गया था? नाई के द्वारा, बार्बर के द्वारा, क्योंकि बार्बर को हम नाई भी कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? शहनाई। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, यानी शाह से शह और नाई से नाई, तो इन दोनों को मिलाकर उसका नाम पड़ गया शहनाई। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, और जो साउंड, शहनाई का जो साउंड है उसको बहुत ही ऑस्पिशियस माने शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज इन एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नदर्न इंडियन वेडिंग। और इसको यही कारण है कि ये शहनाई जो है वो अभी भी मंदिरों में बजाई जाती है, और साथ ही साथ ये जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग है, यानी उत्तर भारतीयों के जो विवाह होते हैं उनका एक इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट है। इंडिस्पेंसेबल का मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, हिस्सा है। जब शादी विवाह होते हैं तो शहनाई बजती है। इन द पास्ट, और ये भी कहते हैं कि जब किसी की शादी होती है तो हम कहते हैं कि इसकी शहनाई बज रही है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एंसेबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट में क्या था? शहनाई एक हिस्सा थी नौबत का। नौबत क्या था? ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंसेम्बल का मतलब क्या होता है? थिंग्स हियर इंस्ट्रूमेंट्स कंसीडर्ड एज ग्रुप, यानी जो ग्रुप के रूप में जो चीज़ें ले ली जाती हैं उसे इंसेम्बल कहते हैं। तो वहाँ पर 9 इंस्ट्रूमेंट का एक ग्रुप होता था। जैसे राजा के दरबार में, अकबर के दरबार में 9 रत्न होते थे, तो वो 9 लोगों का एक ग्रुप था। तो ऐसे ही 9 उस समय इंस्ट्रूमेंट थे जो सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे, तो उनके ग्रुप में इसको शामिल कर लिया गया था। और रॉयल कोर्ट्स में इनको ये सारे 9 इंस्ट्रूमेंट जो है मिलते थे। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और अभी हाल तक की बात करें तो अब इसको केवल टेम्पल और वेडिंग में ही यूज किया जाता है। टेम्पल्स में अक्सर इसे बजाया जाता है और वेडिंग्स में, शादियों में बजाया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और ये क्लासिकल स्टेज तक भी ये जो पुंगी है या शहनाई है ये पहुंच गई, और इस पूरे इसके पहुंचने का जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। तो उनके बारे में देखिए, हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। अब एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। जब 5 वर्ष के थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तो वो बिहार के एक ज़िले डुमराव में, प्राचीन स्टेट था डुमराव, और उसमें वो एक पॉन्ड के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, और वो रेगुलरली माने नियमित रूप से वहीं पास में ही एक बिहारी जी का टेम्पल था। हालांकि वो मुस्लिम थे, लेकिन फिर भी उस समय कोई इतना हिंदू और मुसलमान का वो भेदभाव नहीं रखता था, या बहुत से ऐसे थे जो कभी रखते ही नहीं थे। तो वो मुसलमान होते हुए भी बिहारी जी के टेम्पल में जाते थे, और जो भोजपुरी भाषा में वहाँ पर बिहारी जी की प्रशंसा में एक भजन गाया जाता था जिसे चैता बोला जाता था, तो वो वहाँ जा कर के उसको गाते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg
अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। और उसके बदले जब वो चैता वहाँ पर गाते थे और साथ ही साथ शहनाई भी शायद बजाते हों या कुछ भी करते हो, शहनाई शायद नहीं भी बजाते हों, लेकिन चैता वहाँ पर गाते थे, उनको गाने का शौक़ था। तो जब वो चैता उनका एंड हो जाता था तो एंड होने पर क्या होता था, उनको एक प्राइज़ मिलता था जो कि किसके द्वारा दिया जाता था, वहाँ के लोकल महाराजा के द्वारा। और वो क्या होता था, एक बड़ा लड्डू होता था जिसका वजन लगभग 1.25 kg है ना, लगभग 1.25 किलो कह सकते हैं वजन होता था। तो एक ऐसा लड्डू मिलता था। दिस हैपेंड 80 years ago। ये सब घटना कब की है, 80 years ago की। द लिटिल बॉय वॉज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। तो उस समय वो चैता गाने के लिए उसने प्राइज़ में एक 1.25 किलो का लड्डू प्राप्त किया। तो यहीं से हमको पता चलता है कि ये एक बड़ा इंसान बनने वाले थे, क्योंकि अक्सर जो लड्डू होते हैं वो इतने किलो के नहीं होते, लेकिन एक उस समय अपने बचपन में उन्होंने इतना बड़ा लड्डू प्राइज़ में हासिल किया। तो यही वो व्यक्ति, उसने इतना ट्रैवल किया इस छोटे से बॉय ने, इस छोटे से लड़के ने, कि इसने आगे चल कर के इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, जिसको हम भारत रत्न कहते हैं, वो अवार्ड भी इसने पा लिया। Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खान एक बिहार के जो संगीतकारों की जो फैमिली थी, परिवार था, उससे बिलोंग करते थे। और वो परिवार काफ़ी वेल नोन था, जाना पहचाना था। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। उनके ग्रैंडफादर जिनका नाम था रसूल बख्श खान, वो भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे, यानी शहनाई को बजाया करते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। उसके पिता पैगंबर बख्श और जो दूसरे पैटर्नल एंसेस्टर थे, यानी पिता के परिवार के जो पूर्वज लोग थे, वो भी महान शहनाई प्लेयर्स थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। और इस छोटे लड़के ने जो संगीत है उसको अपने अर्ली इन लाइफ माने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में ही सीखना शुरू कर दिया था। एट द एज ऑफ 3 वर्ष की उम्र में, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, जब उनकी माँ उनको अपने मैटरनल अंकल यानी कि मामा जी, जब उनको अपने मामा जी के घर पर ले गई इन बनारस में, जिसे अब वाराणसी भी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। तो बिस्मिल्लाह काफ़ी फैसिनेटेड हो गए, माने सरप्राइज्ड हो गए जब उन्होंने देखा कि उनके जो मामा जी हैं वो बड़े ही अच्छे से शहनाई की प्रैक्टिस करते हैं, शहनाई बजाते हैं। तो उसको देखकर बिस्मिल्लाह खान काफ़ी सरप्राइज्ड हो गए। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying हिज अंकल। और तुरंत ही, जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान ने भी अपने अंकल अली बख्श को, उनके अंकल का नाम क्या था, मामा जी का अली बख्श नाम था, तो इनको एक्कम्पनी करना यानी इनके साथ प्रैक्टिस करना, शहनाई बजाना सीखना शुरू कर दिया। टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। और वो कहाँ पर बजाया करते थे, जो बनारस में एक विष्णु टेम्पल था भगवान विष्णु का, उसमें बजाते थे। वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पर बख्श को, जो अली बख्श उनके मामा जी हैं, उनको शहनाई बजाने के लिए एम्प्लॉय किया गया था, यानी काम पर रखा गया था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श शहनाई बजाया करते थे और जो बिस्मिल्लाह खान है वो कैप्टिवेटेड, यानी उनकी शहनाई के स्वर से, ध्वनि से कैप्टिवेट होकर, यानी मंत्रमुग्ध होकर घंटों बैठे बैठे उनकी इस ध्वनि को सुनते रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। और धीरे धीरे उन्होंने भी शुरुआत कर दी इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने की। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और वो बैठ करके लगातार पूरे दिन इसकी प्रैक्टिस करते रहते।
For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in solitude. और कई वर्षों तक जो टेम्पल ऑफ बालाजी है, बालाजी महाराज का जो टेम्पल था, वहाँ पर मंगला मैया का टेम्पल था और गंगा नदी का जो किनारा था वो इस युवा के यंग अप्रेंटिस मतलब ऐसा पर्सन जो किसी चीज़ को सीख रहा हो, तो इस युवा अप्रेंटिस के फेवरेट हॉन्ट्स हो गए, यानी उसके प्रिय स्थान हो गए, जहाँ पर वो जाकर के अपनी सहनाई की जो प्रैक्टिस है उसको सॉलिट्यूड में यानी अकेले में एकांत में किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रूव, और जो फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा था, गंगा का बहता हुआ पानी, उनको और भी ज़्यादा इंस्पायर करता था टू इम्प्रूवरिस, उनको इम्प्रूवरिस करने के लिए, यानी अपनी जो सहनाई बजाने की जो कला है उसमें और भी ज़्यादा सुधार करने के लिए, अच्छे से उसको गाने के लिए। एंड इन्वेंट रागास, और राग इन्वेंट करने के लिए, यानी राग की एक तरह से इन्वेंट माने आविष्कार करने के लिए। राग क्या होते हैं? ये अलग अलग तरह के गीत होते हैं या गायन होते हैं, संगीत गायन। जैसे भोर राग होता है, संध्या राग होता है। भोर का मतलब सुबह का राग, मतलब वो राग ऐसे होते हैं कि अगर हम उन्हें सुने तो उनको सिर्फ सुनने मात्र से पता चल जाएगा कि ये सुबह हो गई, और सुनने से ही पता चल जाएगा कि ये रात हो गई। दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई, और ये राग उस समय इन्वेंट नहीं हुए थे, इन्वेंट तो वो पहले भी हो चुके थे, वो राग तो गाए जाते थे, लेकिन सहनाई के द्वारा इससे पहले ये समझा जाता था कि सहनाई की पहुंच से काफ़ी परे हैं ये, यानी सहनाई के द्वारा इन राग को नहीं गाया जा सकता। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने ये करके दिखाया और सहनाई से इन राग को बजा करके दिखाया। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. 14 ईयर्स की एज में बिस्मिल्लाह अपने मामा जी के साथ में इलाहाबाद में एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो उनके साथ वहाँ तक गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड। तो एंड ऑफ रिसाइटल में, यानी जब ये जो म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस थी वो हो गई और जो अपना अपना जिसको गाना था उन्होंने गाकर बजाकर दिखाया, तो जब एंड हो गया उसका, तो एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे जिनका नाम था उस्ताद फैयाज खान। तो उन्होंने इस यंग बॉय की, बिस्मिल्लाह खान की पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मेहनत करो और तुम इसे कर लोगे, पा लोगे, यानी जो सफलता तुम पाना चाहते हो वो पा लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, और जब 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की लखनऊ में जब शुरुआत हुई तो ये बिस्मिल्लाह खान के लिए एक बड़ा ब्रेक साबित हुआ। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड सहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, वह जल्दी ही रेडियो पर सहनाई प्लेयर के रूप में विख्यात हो गए, यानी जल्दी ही जो ऑल इंडिया रेडियो है उन्होंने उनको ऑफ़र किया कि वो सहनाई बजाएं। तो जो ऑल इंडिया रेडियो होता है उस पर अब भी एक सहनाई वाला प्रोग्राम आता है, उसमें सहनाई बजती हुई सुनाई देगी आपको, और उसमें बहुत सारे जो राग होते हैं हमारे इंडियन राग वो गाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं। तो वहाँ से इन्होंने शुरुआत की, वो सबसे पहला बड़ा ब्रेक था उनकी लाइफ का। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his सेनाई, और जब भारत को 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, भारत आज़ाद हुआ, तो बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले व्यक्ति बने, ये पहले भारतीय बने जिन्होंने अपनी सहनाई से देश का स्वागत किया, देश का अभिवादन किया। He poured his heart out into rag काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूड पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने जो हमारा रेड फोर्ट है दिल्ली में, लाल किला है, यहाँ से 15 अगस्त के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी हम पूरे देश को संबोधित करते हैं, तो वहीं से उन्होंने जब पहली बार एक तरह से जब देश आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त को जब वहाँ पर प्रोग्राम का आयोजन हुआ रेड फोर्ट पर, तो उन्होंने
अपने दिल से, अपने हार्ट से एक राग होता है जिसको राग काफ़ी कहते हैं, उसको पोर्ड आउट किया, यानी कि उसको गाया, उसको बजाया। और वहाँ पर जितनी भी ऑडियंस थे, उन ऑडियंस में हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। हु लेटर गैव हिज फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। और फिर बाद में जो महात्मा जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने अपना एक फेमस स्पीच दिया था, वहीं से ही जिस स्पीच को पॉपुलर किया गया इस नाम से, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, इस नाम से इस स्पीच को काफ़ी पॉपुलर किया गया। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस। बिस्मिल्लाह खान ने इसके साथ अलावा बहुत सारे यादगार परफॉर्मेंसेस दी हैं, बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत में और साथ ही साथ विदेशों में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप टू अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, where King Jahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। और तो ये उनका हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड, उनकी विदेश की जो पहली यात्रा थी वो अफ़गानिस्तान की थी। यानी वो सबसे पहले शहनाई बजाने के लिए जो विदेश गए तो वो अफ़गानिस्तान पहुँचे, जहाँ पर किंग जहीर शाह ने, जो किंग जहीर शाह था वहाँ का अफ़गानिस्तान का, वो उनकी मैस्ट्रो से, यानी मैस्ट्रो का मतलब उनकी जो बजाने की जो क्षमता थी, उनकी जो मास्टरी थी, उससे वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसने बिस्मिल्लाह खान को प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स, यानी बहुत ही मूल्यवान पर्शियन कारपेट्स थे। कारपेट्स का मतलब हम जानते हैं मैट्स वगैरह होते हैं जो बिछाते हैं हम फर्श पर, और सोवेनिर्स, थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट। तो इसके में मेमोरी के रूप में जो चीज़ दी जाती हैं वो बिस्मिल्लाह खान को उसने प्रदान की। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान्स म्यूजिक। और जो अफगानिस्तान का राजा है वो अकेला एकमात्र राजा नहीं था जो बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से इतना फैसिनेटेड हो गया हो, इतना आश्चर्यचकित हो गया हो। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी सहनाई। तो जो विजय भट्ट एक डायरेक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर थे, और उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को एक फेस्टिवल के टाइम पर उनके म्यूजिक को, उनकी सहनाई को बजाते हुए सुना, और जब वो उन्होंने उस सहनाई को सुना तो वो उनकी सहनाई की आवाज़ से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए, इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम ही इसी इंस्ट्रूमेंट पर रख दिया, और उस फिल्म का नाम क्या था, गूंज उठी सहनाई। ये बहुत ही पुरानी फिल्म है और बहुत ही अच्छी फिल्म है। इसके सॉन्ग हम आज भी सुनते हैं, कई सॉन्ग हैं इसके जो पॉपुलर हैं और आज भी हम उनको सुनते हैं। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस। और जो फिल्म है वो काफ़ी हिट हुई जो उन्होंने बनाई, गूंज उठी सहनाई, और इसमें बिस्मिल्लाह खान का भी एक कंपोजिशन था, यानी कि एक गीत था, और उस गीत का नाम था दिल का खिलौना हाय टूट गया। आई थिंक ये सॉन्ग भी आपने सुना होगा। ये पुराना सॉन्ग जरूर है पर ये काफ़ी पॉपुलर है, लोग अक्सर इसको सुनते हैं, दिल का खिलौना हाय टूट गया। तो ये गाना उन्होंने लिखा था, ये बिस्मिल्लाह खान ने, और ये गाना काफ़ी पॉपुलर भी हुआ और टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और ये नेशन वाइड चेस्ट बस्टर मतलब रिकॉर्ड ब्रेकर है ना, रिकॉर्ड ब्रेकर बन गया, यानी पूरे नेशन वाइड राष्ट्रीय स्तर पर इसने रिकॉर्ड तोड़े, यानी कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर गाना हुआ। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड किसे कहते हैं, ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स। फिल्म को पुराने समय में हम सेलुलॉइड बोला जाता था, सेलुलॉइड वर्ल्ड बोला जाता था। तो सेलुलॉइड वर्ल्ड में इस ह्यूज सक्सेस के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। बिस्मिल्लाह खान का जो वेंचर था, यानी जो वर्क था, जो भी वर्क उन्होंने किया, किसमें, फिल्म इंडस्ट्री में। बिस्मिल्लाह खान ने फिल्म इंडस्ट्री में जो म्यूजिक दिया वो केवल 2 फिल्मों तक ही सीमित था। एक विजय भट्ट गूंज उठी सहनाई, एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी सहनाई में, एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर। और विक्रम श्रीनिवास की एक कन्नड़ फिल्म थी और उसका नाम था
सनादी अपन्ना, तो उस फिल्म में उन्होंने म्यूजिक दिया अपना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। उन्होंने एम्फेसिस के साथ में यानी जोर देते हुए ये बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने कहा जो फिल्म वर्ल्ड की, जो फिल्म जगत की जो आर्टिफिशियलिटी है यानी कृत्रिमता है, यानी फिल्म जगत में क्या दिखाया जाता है, आर्टिफिशियल सारी चीज़ें होती हैं, है ना, रियल नहीं होती, हकीकत नहीं होती। और ग्लैमर जो है मैं उनके साथ में समझौता नहीं कर सकता। तो ये उन्होंने कहा कि इनके साथ समझौता करना मेरे लिए संभव नहीं हो सकेगा। तो इसलिए उन्होंने शुरुआत में सिर्फ 2 फिल्मों में जो है अपना म्यूजिक दिया और उसके बाद उन्होंने फिल्मों को बाय कह दिया एक तरह से। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, और जो अवार्ड और रिकॉग्निशन थे यानी बहुत सारे अवार्ड और जो रिकॉग्निशन माने पहचान, लोकप्रियता, उनके साथ उनके पास में जल्दी, और थिक का मतलब यहाँ पर बड़ी मात्रा में आई। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले भारतीय संगीतज्ञ बने जिनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल है, वहाँ पर उनको अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया गया। He also took part in the World Exposition in Montreal, और उन्होंने मॉन्ट्रियल में होने वाली वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भी हिस्सा लिया। इन दी केन्स आर्ट फेस्टिवल, उन्होंने केन आर्ट फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया। एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका ट्रेड फेयर हुआ, वहाँ पर भी उन्होंने इस म्यूजिक बजाने के लिए पार्टिसिपेट किया। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, और वो इंटरनेशनली माने अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने ज़्यादा फेमस हो गए, इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए कि तेहरान में तो उनके नाम पर एक ऑडिटोरियम ही बना दिया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, ताहर मौसकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो ये उनके नाम पर वहाँ पर ऑडिटोरियम बनाया गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड टू ऑन हिम, और भारत में दिए जाने वाले जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये अवार्ड उनको प्रदान किए गए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न, और सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सबसे उच्च पुरस्कार, हाईएस्ट सिविलियन नागरिक अवार्ड जिसको भारत रत्न कहा जाता है, वो प्रदान किया गया। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सैड। तो इस श्रेष्ठ पुरस्कार के साथ में अपनी रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, इस श्रेष्ठ पुरस्कार को अपनी चेस्ट पर अपने सीने से लगाते हुए, एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, और उनकी आंखों में जो एक रेयर माने अद्भुत खुशी जो ग्लिंट हो रही थी, चमक रही थी, उसके साथ ही सैड उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ वो केवल ये है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाएं। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हमारे हिंदुस्तान की सबसे रिचेस्ट माने सबसे अच्छी या कहें कि सबसे धनी परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, जो वेस्ट है यानी जो पश्चिमी देश हैं वो भी हमारे संगीत को सुनने के लिए आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज ओनली कॉल्ड is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful town of the world। तो इन स्पाइट ऑफ ट्रेवलिंग यानी पूरे संसार भर में ट्रेवल करने के बावजूद खान साहब इनको फॉन्डली पुकारा जाता था, है ना, बिस्मिल्लाह खान को खान साहब बोला जाता था। तो पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करने के बावजूद इन्होंने बनारस और दुमराव को काफ़ी अपने करीब पाया, एंड दे रिमेन फॉर हिम, और उनके लिए ये दोनों ही जगह बनारस और दुमराव, ये उनके लिए ये दोनों ही जगह संसार के सबसे वंडरफुल स्थानों में से रही, यानी उनके लिए संसार के सबसे सुंदर वंडरफुल स्थान थे। A student of his
once wanted him to head a Shehnai school in the USA. एक बार एक स्टूडेंट था उनका, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, जो कि यूएसए में था, और वो चाहता था कि खान साहब जो है इस यूएसए में जाएं और वहाँ पर उनके स्कूल में शहनाई प्ले करें. एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर. और स्टूडेंट ने प्रॉमिस भी किया कि वो वहाँ पर अमेरिका में बिल्कुल बहुत सारे टेम्पल्स को बनवा करके और एक बिल्कुल वैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा जैसा कि बनारस में है. बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा कि इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि क्या वो गंगा रिवर को भी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर पाएगा. यानी वो मंदिर तो चलो बनारस जैसे बना देगा, पर गंगा रिवर को वो वहाँ पहुँचा पाएगा. लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, और बाद में उनको ये कहते हुए याद किया जाता है कि उन्होंने कहा कि दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, इसी कारण जब कभी भी मैं किसी दूसरे देश में विदेश में होता था, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो मैं हमेशा हिंदुस्तान को देखने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था. वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में था, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, और जब मैं मुंबई में होता था तो मैं हमेशा बनारस या फिर उस पवित्र गंगा के बारे में सोचता था. एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठा ऑफ दुमराव, तो वो कहता है कि जब मैं बनारस में होता था तो मैं अपना वो यूनिक माने अद्भुत जो मठ था दुमराव का, उसको मैं मिस करता था, ये उन्होंने कहा. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है. वन दैट effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल. यानी कोई भी व्यक्ति एफर्टलेसली यानी बिना प्रयास के ही इस बात को स्वीकार कर सकता है कि जो डिवोट मुस्लिम यानी जो बिल्कुल इतने डिवोटेड थे, यानी जो मुस्लिम धर्म को भी काफ़ी फॉलो करते थे अपने धर्म को, और उनके जैसा एक मुस्लिम व्यक्ति भी नेचुरली बड़े ही स्वाभाविक रूप से हमारे हिंदू धर्म के काशी विश्वनाथ टेम्पल में इतने अच्छे से हर रोज़ प्रातःकाल शहनाई बजाया करता था. तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस. और एक लंबी बीमारी के बाद में 21 अगस्त 2006 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 90 ईयर्स की एज में दिवंगत हो गए. ही वॉज गिवन ए स्टेट फनरल, और उनको स्टेट फनरल दिया गया. स्टेट फनरल का मतलब राज्य स्तर का जो अंतिम संस्कार होता है वो दिया गया. एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन डे अ नेशनल मॉर्निंग, और जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की उनकी मृत्यु पर. तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया. अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.